Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 16th of September 2021, Thursday. Inspiration of the day is if you talk about it, it's a dream. If you envision it, it's possible, but if you schedule it, it's real. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. Government respond to telco SOS. So finally government of India ने जो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री के लिए जो रिलीफ पैकेज आ रहा था उसका अनाउंसमेंट कर दिया है आफ्टर सो मैनी deliberations and negotiation. The Union Cabinet on Wednesday approved the measures including the 4-year moratorium on spectrum related payments. So एक बिग रिलीफ पैकेज का अनाउंसमेंट किया है यूनियन कैबिनेट ने. बेसिकली हम बोले अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, अभी अप्रूवल हुआ है. तो फाइनली ये जो पर्टिकुलर ड्राफ्ट है रिलीफ पैकेज का ये अप्रूव हो चुका है. तो अब इसमें कोई बहुत बड़े चेंजेस आने की संभावना नहीं. तो इस बात के चांसेस ज़्यादा है कि इसी फॉर्मेट में ये रिलीफ पैकेज अब गवर्नमेंट अनाउंस करेगी. तो जो रिलीफ पैकेज में जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रोविज़न रखा गया है वो ये रखा गया 4 साल का रेस्ट पीरियड दिया गया है, मोराटोरियम पीरियड दिया गया है कंपनीज़ को, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ को. किस लिए? स्पेक्ट्रम रिलेटेड जो पेमेंट्स जो ड्यू हैं उनके लिए. इट मीन्स अब जो कंपनी जिन्होंने अभी रिसेंटली स्पेक्ट्रम खरीदा है या उनके स्पेक्ट्रम रिलेटेड जो फीस हैं वो ड्यू है, तो वो आगे आने वाले 4 सालों तक उस पर्टिकुलर फ़ी को पे कर सकती हैं. देयर इज़ नो नीड टू पे ऑल दीज ड्यूज इमीडिएटली और विद इन द सेम फाइनेंशियल ईयर. इसके अलावा बहुत और सारे मेजर्स भी अनाउंस किए गए हैं, लेकिन मिनिस्ट्री का ये कहना है कि जो रिलीफ पैकेज है ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो प्लेयर्स हैं, जो करंट प्लेयर्स हैं, उनको अपना बिजनेस बूस्ट करने में तो हेल्प करेगा ही करेगा. अपार्ट फ्रॉम इट दिस पर्टिकुलर रिलीफ पैकेज विच ऑल्सो अट्रैक्ट द इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट और ओवरसीज इन्वेस्टमेंट. तो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में ओवरसीज इन्वेस्टमेंट या एफडीआई भी अट्रैक्ट होगा या एफडीआई का भी इनफ्लो बढ़ेगा विद दीज पर्टिकुलर रिलीफ पैकेजेस. तो अगर हम बात करें कि रिलीफ पैकेज से ज़्यादा एक रिफॉर्म पैकेज है, इट इज़ मोर देन अ रिलीफ पैकेज, इट इज़ अ रिफॉर्म पैकेज. रिफॉर्म किस इंडस्ट्री का? टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री का. टेलीकम्युनिकेशन जो इंडस्ट्री है उसमें रिफॉर्म लाया गया क्योंकि बहुत टाइम से कोई बिग रिफॉर्म नहीं लाया गया था. तो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स को चेंज किया गया और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चेंज लाया गया है दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ एफडीआई. 100% एफडीआई अलाउ कर दिया गया है इनटू टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री अंडर द ऑटोमेटिक रूट. ऑटोमेटिक रूट के थ्रू 100% एफडीआई अलाउ कर दिया गया है इनटू टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री विद ऑल सेफगार्ड. विद ऑल सेफगार्ड का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? बेसिकली जो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री है, जो टेलीकॉम सेक्टर होता है किसी भी कंपनी, किसी भी कंट्री के लिए, इंडिया के लिए नहीं, किसी भी कंट्री के लिए, दैट इज़ वन ऑफ द स्ट्रैटेजिक सेक्टर एंड इट इज़ वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट to have the secure telecommunication sector, telecom sector, to have the internal as well as the external security of that particular country. क्योंकि सारे कम्युनिकेशन इसी से हो रहे हैं, इसीलिए किसी भी कंट्री के लिए टेलीकॉम सेक्टर उसका एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक और इम्पॉर्टेंट सेक्टर होता है जिसकी सेफ्टी इंश्योर करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी. दैट इज़ वाई गवर्नमेंट इज सेइंग दैट विद ऑल सेफ गार्ड 100% FDI through automatic route has been approved for telecom sector. और इसी के लिए गवर्नमेंट भी इस पर्टिकुलर रिफॉर्म पैकेज को स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पैकेज कह रही है रादर देन रिलीफ पैकेज. एंड एज पर द मिनिस्टर, आवर टेलीकॉम मिनिस्टर, दिस पर्टिकुलर रिलीफ पैकेज और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स वुड चेंज द फ्रेमवर्क ऑफ द इंडस्ट्री. और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं, करंट प्लेयर्स हैं, उनके लिए 4 साल का मोराटोरियम तो है ही. और इस मोराटोरियम के बाद क्या होगा? जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं या जो उनको लिक्विडिटी ईजिली अवेलेबल होगी, दे कैन डाइवर्ट देयर मनी इनटू द एसेंशियल एरिया और वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, क्योंकि जो भी स्पेक्ट्रम रिलेटेड ड्यूज़ हैं उनकी लायबिलिटी 4 साल के लिए डिफर हो गई है. तो दिस पर्टिकुलर रिलीफ पैकेज विल ईज द लिक्विडिटी, विल इंक्रीज द cash flow within the
इंडस्ट्री, जिससे कि जो टेलीकॉम कंपनीज हैं दे कैन टेक द राइट डिसीजन एंड अप्रोप्रिएट डिसीजन फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, स्पेशली कैपिटल एक्सपेंडिचर टावर इस्टेब्लिश करने, जिससे कि उनका जो कम्युनिकेशन है वो इम्प्रूव हो। इसके अलावा जो बैंक्स हैं जिनका एक्सपोजर है किसमें, टेलीकॉम सेक्टर में सब्सटेंशियल एक्सपोजर है, इट मीन्स एक्सपोजर मीन्स ऐसे बैंक्स जिन्होंने टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को लोन दिए हैं, वोडाफोन को लोन दिए हैं, एयरटेल को लोन दिए हैं, जियो को लोन दिए हैं, तो ऐसे बैंक्स को भी हेल्प मिलेगी उनके एनपीए से टैकल करने में, क्योंकि अभी कंपनीज जो हैं दे इनकी लाइबिलिटी थोड़े टाइम के लिए, स्पेक्ट्रम पेमेंट रिलेटेड जो लाइबिलिटीज़ हैं, जो अदर लाइबिलिटीज़ हैं, वो थोड़े टाइम के लिए डिफर हो गई हैं। दे कंपनीज विल बी एबल टू पे देयर इंस्टॉलमेंट एंड लोन ऑन टाइम, जो कि कंपनीज की लिक्विडिटी बढ़ेगी, कैश फ्लो बढ़ेगा, वो इन्वेस्टमेंट करेंगी, बिजनेस बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, सो दे विल बी मोर फाइनेंशियली प्रूडेंस, मोर फाइनेंशियली वायबल, एंड दे विल बी एबल टू रीपे द बैंक्स लोन। तो जो एनपीए का जो खतरा था बैंक्स को इन टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, वो भी रिड्यूस होगा थ्रू दिस रिलीफ पैकेज। हालांकि और जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं उनका अभी ओपिनियन इस पर नहीं आया है, बट भारती एयरटेल हैज़ वेलकम दिस पर्टिकुलर रिलीफ पैकेज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उनका ये कहना है कि दिस पर्टिकुलर रिलीफ पैकेज विल सपोर्ट इंडियाज़ डिजिटल एम्बिशन, जो कि इंडिया के डिजिटल एम्बिशन को लेकर के कई सारे स्कीम्स चल रही, पॉलिसीज़ चल रही, उनको अचीव करने में ये रिलीफ पैकेज हेल्प करेगा, क्योंकि ये इस रिलीफ पैकेज के थ्रू बहुत सारे डेड लेडन जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं उनको रिलीफ मिलेगा। सो दीज आर द फ्यू इम्पॉर्टेंट points or few important measures that has been approved by cabinet. 100% FDI allowed. About 80% reduction in bank guarantee requirement. Apart from FDI, this is the second most important relief package. क्या 80% reduction in bank guarantee requirement. बैंक गारंटी रिक्वायरमेंट जो कि टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को जमा करनी थी फॉर देयर AGR ड्यूज, उससे क्या हो रहा था, अगर कंपनीज अपना अमाउंट बैंक गारंटी में, अपना कुछ भी मनी या कुछ भी अपना कैश अगर बैंक गारंटी में डाल रही हैं एक लार्ज अमाउंट, तो उनके लिए जो अवेलेबल कैश है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, फॉर बिजनेस पर्पस, डेफिनेटली वो रिड्यूस होगा, क्योंकि वो एक मेजर अमाउंट बैंक को जमा कर रही हैं टू गेट द बैंक गारंटी। किस लिए बैंक गारंटी चाहिए? AGR ड्यूज के आगे आने वाले 10 सालों तक दे विल बी एबल टू पे, और दे विल पे द AGR ड्यूज। तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ कैश, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज का था वो बैंक गारंटी के फॉर्म में ब्लॉक हो जा रहा था, तो उसमें 80% का रिडक्शन किया है गवर्नमेंट ने अगेंस्ट द लाइसेंस फी एंड अदर सिमिलर लेवीज। अपार्ट फ्रॉम इट, इंटरेस्ट रेट्स हैज ऑल्सो बीन रैशनलाइज्ड. Penalties has been removed from October 1, 2021. बहुत सारी पेनल्टीज भी रिड्यूस कर दी गई हैं और कुछ को तो रिमूव भी कर दिया गया है. फॉर ऑक्शन हेल्ड henceforth, नो बैंक गारंटी विल बी रिक्वायर्ड टू सिक्योर इंस्टॉलमेंट payment, and in future auction tenure of spectrum increase from 20 years to 30 years, and no spectrum uses charges for spectrum acquired in the future auction. इसके अलावा no addition of SCUC for of 0.5% for spectrum. तो बहुत सारे मेजर्स गवर्नमेंट ने कल अप्रूव किए हैं, और वोडाफोन आइडिया के लिए एक बिग ब्रीदर, एक बिग रिलीफ प्रोवाइड किया है. वोडाफोन आइडिया हैज़ गॉट अ बिग breather with the cabinet on Wednesday, clearing a proposal for giving telcos a moratorium on their adjusted gross revenue dues as well as the spectrum payment. तो AGR ड्यू के लिए भी वोडाफोन को मोराटोरियम या रेस्ट पीरियड दिया गया है, अपार्ट फ्रॉम स्पेक्ट्रम रिलेटेड जो ड्यूज है जिनके लिए 4 साल का मोराटोरियम दिया गया है. According to the analyst, the move translate into a relief in the company and cash outflow over the 65,000 करोड़. तो इससे वोडाफोन आइडिया के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है
क्योंकि ऐसी बहुत सारी न्यूज़ आ रही थी कि वोडाफोन इज़ गोइंग टू बी बैंकरप्ट एंड वोडाफोन पीएलसी ने भी अपने इंडिया के असेट्स की जो वैल्यूएशन थी वो ज़ीरो कर दी थी। अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं न्यूज़ तो आपको पता होगा कि अभी कुछ महीने पहले ही जो वोडाफोन पीएलसी जो पेरेंट कंपनी है वोडाफोन की, उसने अपने इंडिया के असेट का जो वैल्यूएशन था वो ज़ीरो कर दिया था और ये अनाउंसमेंट भी किया था कि फ्यूचर में वोडाफोन पीएलसी इज़ नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट इनटू इंडिया। तो विद दिस रिलीफ पैकेज जहां पर 65,000 करोड़ का कैश आउटफ्लो कंपनी का रुकेगा और कंपनी को अवेलेबल होगा वोडाफोन के लिए सर्वाइव करना या सस्टेन करना या रिवाइव करना आसान हो जाएगा। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4। जीएसटी काउंसिल में रिजेक्ट सीसीआई टैक्स एग्जम्पशन प्लिया रिक्वेस्ट फ्रॉम द स्टैट्यूटरी बॉडी। कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडी? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, जिसको हम IFSCA बोलते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, for exemption of indirect taxes on the services they provide is likely to be rejected in the upcoming meeting on goods and services। फ्राइडे को मीटिंग शेड्यूल है लखनऊ में, हमने डिस्कस भी किया है। इस पर्टिकुलर मीटिंग में बहुत सारे डिसीजन होने हैं, जिसमें हमने कल डिस्कस किया था कि जो फूड एग्रीगेटर कंपनीज़ हैं उनको भी अब जीएसटी पे करना पड़ेगा रेस्टोरेंट्स के बिहाफ पर जिसकी सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रही हैं। इसके बाद और इम्पोर्टेंट डिसीजंस भी होने हैं फ्राइडे की मीटिंग में, जिसमें जो एक रिक्वेस्ट है सीसीआई और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने साइमल्टेनियसली फाइल करी थी। किस लिए? कि जितनी भी सर्विसेज IFSCA के थ्रू CCI के थ्रू प्रोवाइड करी जा रही हैं उन सर्विसेज पर जो जीएसटी लगता है उन सर्विसेज पर जीएसटी एग्जाम कर दिया जाए, जीएसटी उन पर ना एप्लीकेबल हो, उन सारी सर्विसेज को एग्जाम कर दिया जाए फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन सर्विसेज। द फिटमेंट कमिटी, अ पैनल ऑफ ऑफिसर्स ऑफ सेंटर एंड स्टेट हैज रिकमेंडेड अगेंस्ट द ग्रांटिंग रिक्वेस्ट अहेड ऑफ द काउंसिल मीटिंग इन लखनऊ ऑन फ्राइडे। तो फिलहाल फिटमेंट पैनल ने या फिटमेंट कमेटी ने इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट पर अपना अप्रूवल नहीं दिया है। तो इट इज़ मोस्ट लाइकली कि जो जीएसटी काउंसिल है वो सीसीआई की और IFSCA की इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को खारिज कर दे या एक्सेप्ट ना करे। सिमिलरली द पैनल हैज़ ऑल्सो रिकमेंडेड द रिजेक्टिंग रिक्वेस्ट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन फॉर GST वेवर फॉर हायरिंग द ऑफिस स्पेस फ्रॉम MTNL। इसी तरह की सेम रिक्वेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने भी सबमिट करी है कि उनको भी GST वेव कर दिया जाए। किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर? MTNL से वो जो ऑफिस स्पेस हायर कर रहे हैं, ले रहे हैं, उस ऑफिस पर, उस सर्विस पर जो GST लग रही है उस GST से उनको एग्जेम्प्ट कर दिया जाए। और उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को भी फिटमेंट पैनल ने कैंसिल कर दिया है या रिजेक्ट कर दिया है। द पैनल हैज़ नॉट एंडोर्स अ रिक्वेस्ट बाय कर्नाटका गवर्नमेंट सीकिंग एग्जम्पशन फॉर अ स्लू ऑफ सर्विसेज and accommodation provided to the members and ex-members of the legislative assembly। तो बहुत सारे ऐसी रिक्वेस्ट आई थी जीएसटी काउंसिल के पास, जिसमें कर्नाटका गवर्नमेंट ने भी जीएसटी एग्जेम्पशंस के लिए रिक्वेस्ट करी थी कि जो हम एक्स मेंबर्स हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, उनको जो एकोमोडेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, गेस्ट हाउस प्रोवाइड करते हैं, उन पर जो जीएसटी लगती है उस जीएसटी को भी एग्जेम्प्ट कर दिया जाए। तो फिलहाल जो 3 इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट थी जीएसटी एग्जेम्पशंस की, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स से, कर्नाटका गवर्नमेंट से और CCI से, इन तीनों ही रिक्वेस्ट को फिलहाल के लिए फिटमेंट पैनल ने अप्रूव नहीं किया है। लेकिन फिटमेंट पैनल ने जो जीएसटी एग्जेम्पशन रिक्वेस्ट करी थी फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप 2021 एंड फॉर AFC वुमेन एशिया कप 2022 टूर्नामेंट्स, जो कि शेड्यूल कर रही है इंडिया इस बार, इन तीनों पर ही जीएसटी एग्जाम्पशन की जो रिक्वेस्ट आई थी, इन दोनों पर उसको इंडोर्स किया है, इट मीन्स उसको रिकमेंड किया है, अप्रूव कर दिया है फिटमेंट पैनल ने। हालांकि सारी पार्टीज़ ने अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए थे। सीसीआई का आर्ग्यूमेंट ये था कि सीसीआई जितना भी काम करता है, जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, दैट इज़ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। क्वाइट रैशनल लॉजिकल
स्टेटमेंट है कि जो सीसीआई जितना भी काम करता है वो उनका स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, कोई उनका बिजनेस नहीं है. दैट इज स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन फॉर सीसीआई टू प्रोटेक्ट द कंपटीशन इन द मार्केट प्लेस एंड टू रिमूव द डिस्टॉर्शन इन द नेशनल इंटरेस्ट. तो उस पर फिर क्यों जीएसटी लग रहा है? बट फिलहाल के लिए फिटमेंट पैनल ने सीसीआई और आईएफएससीए दोनों के ही रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया है, अप्रूवल नहीं दिया. सेम स्टेटमेंट आईएफएससीए ने भी कहा था कि इट इज़ नॉट इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट इज़ नॉट बिजनेस, इट इज़ नॉट ट्रेड, और ऑल दीज सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड बाय सीसीआई एंड आईएफएससीए, ऑल दीज आर द स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन फॉर परफॉर्मिंग देयर फंक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री. बट फिलहाल के लिए फिटमेंट पैनल ने कुछ भी नहीं सुना है. तो दिस इज़ द जीएसटी मीटिंग एजेंडा फॉर फ्राइडे मीटिंग, जिसमें कई सारे इम्पॉर्टेंट इश्यूज पर डिस्कशन होना है. और जो सबसे इस समय जीएसटी को लेकर के जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है वो ये है कि जो एंटी प्रॉफिटरिंग का जो क्लॉज था उसके लिए एक नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी बनाई गई थी. उसका टर्म ख़त्म हो रहा है, एनएए का टर्म ख़त्म हो रहा है. जितने सालों के लिए वो बनाई गई थी वो फ़िलहाल पीरियड ख़त्म हो रहा है नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी का. तो अब जितने भी एंटी प्रॉफिटरिंग रिलेटेड जितने भी केसेस आएंगे वो केसेस कौन डील करेगा? वो केसेस डील करेगी सीसीआई, अगर इसका जो टर्म है वो एक्सटेंड नहीं किया जाता है. तो जीएसटी के स्ट्रक्चर को लेकर के एक ये इंपॉर्टेंट इशू जो है वो अपकमिंग मीटिंग में डिस्कस होगा. अपार्ट फ्रॉम इट, दीज आर द फ्यू अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट मे बी डिस्कस्ड इन अपकमिंग जीएसटी मीटिंग. पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स को अंडर जीएसटी लाना है, 5% जीएसटी ऑन कोकोनट ऑयल, टॉक्स ऑन कोविड सेस ऑन फार्मा ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऑपरेटर्स, क्योंकि हमने कल ही डिस्कस किया है. एक्सटेंडिंग द कंसेशनल रेट, कटिंग जीएसटी रेट्स ऑन 7 इसेंशियल ड्रग्स, अ स्पेशल कॉम्पोजिशन स्कीम इन द ब्रिक क्लीन सेक्टर. तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं जो अपकमिंग मीटिंग में डिस्कस होने हैं. लेट्स सी कि क्या डिसीजन होता है आने वाली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में. आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6. कैबिनेट क्लियर्स डेस्क फॉर एनएआरसीएल. तो फाइनली जो इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर बजट ईयर में अनाउंस हुई थी, कौन सी कंपनी? नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जस्ट लाइक एआरसी, जिसमें बहुत सारे जो बैंक्स हैं उनका स्टेक हो. इट इज़ अ वेरी बिग कंपनी और बिग असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज दैट different banks और PSUs आर एक्चुअली गोइंग टू स्टैब्लिश. तो फाइनली जो नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी NARCL का जो लॉन्च था उसके लिए रास्ता क्लियर हो गया है. यूनियन कैबिनेट इज लर्न टू हैव अप्रूव द गवर्नमेंट गारंटी ऑन सिक्योरिटी रिसीट्स दैट विल बी यूज टू बाय द बैड लोन ऑफ द लेंडर. तो फाइनली जो एक बहुत ही कंटेंशियस इशू था, टेक्निकल इशू था कि गवर्नमेंट गारंटी प्रोवाइड करेगी कि नहीं ऑन सिक्योरिटी रिसीट्स. तो फाइनली यूनियन कैबिनेट, ऐसा लग रहा है, ऐसा पता किया गया है कि यूनियन कैबिनेट इज गोइंग टू अप्रूव दिस क्लॉज दैट गवर्नमेंट इज गोइंग टू प्रोवाइड द गारंटी ऑन सिक्योरिटी रिसीट्स दैट विल बी यूज टू बाय द बैड लोन ऑफ द लेंडर. और इसके लिए गवर्नमेंट ने 31,000 करोड़ का जो पैसा है ईयर मार्क्ड डिसाइड किया है, फंड एलोकेट किया है, या हम कह सकते हैं ईयर मार्क डिसाइड किया है. 31,000 करोड़ तक गवर्नमेंट देगी एज अ सिक्योरिटी रिसीट गारंटी. द गारंटी प्रोवाइडेड बाय सेंटर वुड बी ऑन द सिक्योरिटी रिसीट इशूड बाय NARCL टू बाय द बैड लोन फ्रॉम द लेंडर. तो इट मीन्स गवर्नमेंट कोई डायरेक्टली स्टेक नहीं करने वाली है NARCL में, वो उसमें बैंक जो है उन्हीं का स्टेक रहेगा. गवर्नमेंट किसी भी तरह का स्टेक होल्डिंग नहीं करने वाली NARCL में. बस गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी रिसीट्स पर गारंटी प्रोवाइड करेगी. वही सिक्योरिटी रिसीट्स जो NARCL यूज़ करेगा, किस लिए यूज़ करेगा? बैड लोन्स को खरीदने के लिए फ्रॉम डिफरेंट बैंक्स, फ्रॉम डिफरेंट लेंडर्स. तो बैंक जो हैं वो अपने जो भी असेट्स हैं, सोल्ड असेट्स हैं, बैड असेट्स हैं, बैड लोन्स हैं, उनको NARCL को ट्रांसफ़र कर देगा ऑन नेट बुक वैल्यू, नॉट मार्केट वैल्यू, नेट बुक वैल्यू. About 15% would be paid in cash
upfront and 85% थ्रू सिक्योरिटी रिसीट्स। तो NARCL जो खरीदेगा बैड लोन्स को, वो 15% उस पर्टिकुलर जो भी बैड लोन है, जो भी असेट है, उसका 15% तो कैश के फॉर्म में बैंक को दे देगा, और जो 80% है, 80% अप टू 80% वो सिक्योरिटी रिसीट्स के फॉर्म में देगा, और उन्हीं सिक्योरिटी रिसीट्स की गारंटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। तो बेसिकली 15%, अगर 100 रुपये का कोई असेट है जो कि NARCL खरीद रहा है, तो उसमें 15 रुपये तक NARCL चाहे तो कैश के फॉर्म में बैंक को दे सकता है, और बोलेगा 80 रुपये की आप सिक्योरिटी रिसीट रख लो, वंस वी रिकवर द लोन वी विल गिव यू द अमाउंट जो डिसाइड हुआ है बुक वैल्यू पर। Otherwise, if I fail, the government will repay on behalf of NARCL. Why? Because government is providing the guarantee on the security receipts issued by NARCL. तो इस तरह से mechanism काम करेगा. A formal announcement is expected as early as on थर्सडे। तो ऐसा कि आज के दिन शायद इसका अनाउंसमेंट हो सकता है। अभी फिलहाल के लिए सिर्फ अप्रूवल के जो न्यूज़ है वो आई है। एंड अकॉर्डिंग टू इंडियन बैंक एसोसिएशन एस्टिमेट्स, द NARCL विल हैव टू पे अ फी टू द गवर्नमेंट फॉर गारंटी प्रोवाइडर फ्रॉम द सेकेंड ईयर ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। तो सीधी सी बात यह है कि भैया हम तुमको का गारंटी देंगे, तो उसके लिए तुम्हें हमें सर्टेन फ़ी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है, विच वुड बी 0.5% ऑफ द आउटस्टैंडिंग गारंटी। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं होगी, बट स्टिल it would be 0.5% of outstanding guarantee, 80% का 0.5%, and the fee would increase to 0.45%, 0.25 अभी फी है, इसको बढ़ा करके 0.5%, 1%, 2% करेगी गवर्नमेंट आगे आने वाले तीसरे, चौथे और 5वें साल तक। तो अभी 0.25, अगले साल 0.5, उसके अगले साल 1%, उसके अगले साल 2% तक ये फीस, गारंटी फीस गवर्नमेंट लेगी NARCL से। So this is going to actually ease the burden on NARCL. So center has earmarked about 35,000 crore guarantee for NARCL. So bank to transfer source assets to NARCL at net book value, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, और उसका फॉर्मल अनाउंसमेंट आज हो जाएगा। और इस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट के बाद अब NARCL के लिए क्या बचेगा? ओनली टू गेट द ग्रीन सिग्नल फ्रॉम RBI, और RBI से ग्रीन सिग्नल मिलते ही दिस पर्टिकुलर लॉन्च ऑफ NARCL विल बी हेल्थ। तो जितनी जल्दी RBI अप्रूव करेगी उतनी जल्दी ही इस नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का लॉन्च हो जाएगा। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। ₹26,000 करोड़ ऑटो PLI गेट्स अप्रूवल। तो कल यूनियन कैबिनेट ने बहुत बड़े बड़े डिसीजन लिए हैं, जिसमें 26,000 करोड़ का प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम अनाउंस किया है विद बजटरी आउटले ऑफ 25,938 करोड़ टू बूस्ट द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इंक्लूडिंग द इलेक्ट्रिक एंड हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल। तो ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए या उसको रिवैम्प या उसमें बूस्ट लाने के लिए गवर्नमेंट ने 26,000 करोड़ की PLI स्कीम ऑटो सेक्टर के लिए अप्रूव कर दी है। और ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि इस पर्टिकुलर फ्रेश PLI स्कीम से अप्रॉक्सीमेटली 42,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है आगे आने वाले 5 सालों तक आएगा। और अगर प्रोडक्शन की बात करी जाए तो 2.3 ट्रिलियन का प्रोडक्शन, इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन इंक्रीज होगा with this PLI, and this particular PLI will also help to create the additional employment of over 7,60,000। तो जो करंट एम्प्लॉयमेंट है उसके अलावा अप्रॉक्सीमेटली 7.5 लाख का भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा विद दिस PLI स्कीम इन ऑटोमोबाइल सेक्टर। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल या डीजल व्हीकल के लिए है, जो इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल्स हैं वो भी इंक्लूड होंगे, उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी इंक्लूड होगी अंडर दिस न्यू PLI स्कीम फॉर
ऑटोमोबाइल सेक्टर। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। MPL enters unicorn club with $2.3 billion valuation. So finally, Mobile Premier League, Asia's largest e-sports and skill gaming platform, has become the one of the unicorn of India with 2.3 billion valuation, and this had made it India's second gaming unicorn or startup that is valued over 1 billion. पहला कौन है? आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, हु इज द फर्स्ट यूनिकॉर्न इन केस ऑफ ई स्पोर्ट्स एंड स्किल गेमिंग प्लेटफॉर्म। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। टाटास ऑफर टू बाई AI, अजय सिंह इन्फ्रे 2. So Tata Group and SpiceJet promoter Mr. Ajay Singh both have submitted the financial bid. किस लिए financial bid? एयर इंडिया को खरीदने के लिए, टू एक्वायर द एयर इंडिया एज द डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस ऑफ डेट राइडन नेशनल कैरियर इंटर इनटू द फाइनल स्टेज। तो फाइनली टाटा ग्रुप और स्पाइस जेट जो है वो मेजर बिडर बनकर सामने आए हैं फॉर बाइंग द AI। और ये जो बिड आई है, ये 3 साल से गवर्नमेंट कोशिश कर रही है एक अच्छी बिड लाने के लिए, एक अच्छी डील स्ट्राइक करने के लिए। तो फाइनली 3 साल बाद गवर्नमेंट को टाटा से और स्पाइस जेट से एक एक हैवी या एक एप्रोप्रिएट डील मिली है। तो अब देखना है कि फाइनली एयर इंडिया किसके पास जाता है, टाटा के पास या स्पाइस के पास। एंड माइंड इट स्टूडेंट, एयर इंडिया एंड एयर इंडिया एक्सप्रेस टुगेदर हैव 141 एयरक्राफ्ट एंड आर द लार्जेस्ट ऑपरेटर ऑन इंटरनेशनल रूट्स फ्रॉम इंडिया। सो फाइनली AI का जो डिसइन्वेस्टमेंट है वो अब उसका जो पाथ है वो अब क्लियर हो गया है। इट इज़ लाइकली टू बी विद टाटा और स्पाइस। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। ग्लिचेस इन IT पोर्टल्स रिमेन आफ्टर इंफोसिस डेडलाइन इन। 15 सितंबर को इंफोसिस की डेडलाइन एंड हो गई, जिसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इंफोसिस को टारगेट दिया था कि 15 सितंबर तक जितने भी टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर, उन ग्लिचेस को आप रिमूव करिए। तो फाइनली वो जो 15 सितंबर की जो डेडलाइन थी वो एंड हो गई है, लेकिन इस डेडलाइन के बाद भी न्यू इनकम टैक्स फाइलिंग पोर्टल इज एक्चुअली फेसिंग लॉट्स ऑफ ग्लिचेस। तो अभी भी ग्लिचेस फ्री नहीं है। और जो भी एक्सपर्ट्स हैं, टैक्स एक्सपर्ट, पार्टिसिपेंट्स, यूजर्स, दे आर सेइंग दैट स्टिल IT पोर्टल रिमेन्स हाई ऑन इन टर्म्स ऑफ ग्लिचेस। तो 3 महीने हो चुके हैं इस पर्टिकुलर पोर्टल को लॉन्च हुए, बट स्टिल इंफोसिस इज नॉट एबल टू प्रोवाइड द ग्लिचेस और एरर फ्री पोर्टल टू द इनकम टैक्स पेयर्स और एक्सपर्ट। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। Water risk highest in Asia, Moody's. So as per the report of Moody's or research of the Moody's, water management risk tied to the existing supply and the quality issue as well as the risk amplified by climate change pose credit challenge across the multiple sectors in Asia. तो एशिया के लिए जो वाटर रिस्क है वो हाई है इन कंपैरिजन टू द अदर कॉन्टिनेंट, इन कंपैरिजन टू द अदर कंट्रीज, और जिसकी वजह से दिस पर्टिकुलर वाटर मैनेजमेंट विल पोज द क्रेडिट चैलेंज ऑल अक्रॉस द सेक्टर्स इन एशिया। और इस वाटर रिस्क की वजह से, पानी की कमी की वजह से, पानी की शॉर्टेज की वजह से जो एशिया के जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं वो क्रेडिट चैलेंज फेस करेंगे। अगर अभी की बात करी जाए तो साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में जो वाटर स्कैसिटी है वो बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द मिस मैनेजमेंट ऑफ द वाटर। वाटर बहुत वेस्ट होता है, पानी वेस्टेज है, इसका पानी का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, कहीं कहीं लोकेशन पे तो पोर्टेबल वाटर भी अवेलेबल नहीं है। एंड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, water management is one of the very important consideration by investors, and that is what Moody is saying, that this particular risk factor includes the availability and cleanliness of the water, the adequacy of the water transport, the treatment infrastructure, and the impact of economic activity on supply and pollution and the effect of regulation. और एशिया सबसे ज़्यादा रिस्क पर है बिकॉज ऑफ दिस वाटर शॉर्टेज इन अपकमिंग ईयर्स। और ऐसे सेक्टर जो सबसे ज़्यादा रिस्क पर हैं इस पानी की कमी की वजह से कौन कौन से? माइनिंग एंड मेटल, केमिकल कमोडिटी, ऑयल एंड गैस, EM regionals and local governments. Moderate risk, power generation and regulated utilities, protein, agri and beverage industry, retail and apparel industry,
property development and building material and other industries are on मॉडरेट रिस्क. तो ये मूडी की अपनी एक रिपोर्ट है जिसमें मूडी ने वाटर मैनेजमेंट को और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो पड़ता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का उसको कंसीडरेशन में लिया है और ये कहा है कि आगे आने वाले टाइम में एशिया और साउथ एशिया में वाटर मैनेजमेंट में बी द और वाटर रिस्क में बी द हाइएस्ट इन कंपैरिजन टू द अदर कॉन्टिनेंट एंड अदर कंट्रीज. So that's all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.